हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी न्यू एनसीईआरटी पर आधारित जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज ये तीसरे नंबर का लेक्चर है इस सीरीज का। टोटल 4 लेक्चर हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। कल चौथा लेक्चर है और कल जैसे ही हम लोग लेक्चर करेंगे उसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट भी है। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है आप लोगों ने, इसको रिवाइज भी करना है। मैं आपको बता दूं कि पहले 3 लेक्चर, मतलब जो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो मैंने लेक्चर लिया है, उसमें से 50% क्वेश्चंस जो है कल की टेस्ट में आपके रहेंगे और कल वाली टेस्ट से 50% क्वेश्चंस रहेंगे। और आप लोगों के लिए एक्साइटिंग इनाम भी है। मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर के अंदर में घोषणा भी करने वाला हूं कि क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप सभी लोग, क्योंकि ये एक मौका है, एक मौका है आप लोगों के आगे बढ़ने का, एक मौका है अपने घर वालों के सपने को पूरा करने का, एक मौका है अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देने का, एक मौका है जहां पर में वो प्राउड फील कर सके आप लोगों के ऊपर में, आप लोगों के वजह से उनका नाम हो सके। तो इस मौके को मत गवाइए, इस मौके को अच्छे से जो है फ्रेंड्स मेहनत करके यूटिलाइज करिए। आप सभी लोग जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग हमारे सेशन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में, बिल्कुल एनर्जी के साथ आप लोग यहाँ पर में जो है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को। सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया था। ये पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो है हिम्मत आती है, हम लोगों को हौसला मिलता है, पूरी टीम को जो है एनर्जी मिलती है। चाहे कितने भी थके हुए हो, तबीयत खराब हो, गला दुख रहा हो, हम लोग लगे रहे आप लोगों के लिए, डटे रहे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, नई एनसीईआरटी के अंदर में ये डेटा दिया है और देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया है हमने। देखिए हुंड्रू फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स कहां पर में है आपको बताना, और ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर में डेटा है, ये याद रखिए आप सभी के सभी लोग। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि हम अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपना कर्मा जो है वो अच्छा करिए और आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। सेशन को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। देखिए सर आपकी क्लास के अलावा किसी और की क्लास अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता किसी और में। चलिए सोनम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके प्यार की वजह से ही और ज्यादा जो है मेहनत करने का जो है वो हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए हुंड्रू फॉल्स जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, हुंड्रू फॉल्स ये है आप लोगों का रांची के अंदर में आपको मिलेगा, ये रांची में सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद में जोग फॉल्स जो है फ्रेंड्स ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जोग फॉल्स जो है ये आपको मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, कर्नाटका में मिलेगा, ये कर्नाटक में, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है कर्नाटक में। ये यहां पर में आप देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन आप बताइए अगर चीजें आसान होती तो हर कोई नहीं कर लेगा। आप बताइए चीजें आसान होनी चाहिए या मॉडरेट या टफ होनी चाहिए? जितनी ज्यादा टफ उतना ज्यादा आपके पास में मौका। अगर चीजें आसान होंगी हर कोई कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। अगर चीजें टफ है तभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करके आगे बढ़ सके। जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। मानते हो इस बात को? तो देखिए यहाँ पर में जो जोग फॉल्स है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक में, यहाँ वेस्टर्न घाट में, जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ पर में पूरी जो है पहाड़ों की श्रृंखला है, यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नोकलिकाई जलप्रपात है आप लोगों का। ठीक है, नोकलिकाई जलप्रपात जो है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स चेरापूंजी के अंदर में, चेरापूंजी पठार के अंदर में। और विक्टोरिया फॉल्स जो है ये आप लोगों को मिलने वाला है अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। अब ये क्वेश्चन जो है मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से लगा दिया जाए थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर बाद ये फिर से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसके 5 क्वेश्चन बनेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ है, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, नोकलिकाई जलप्रपात कहाँ है, इसके 4 ऑप्शन। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, और फिर से एक बार ये क्वेश्चन आएगा। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप लोग। अभी आंसर क्या होने वाला है ये बता दीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है, सोना मेहंदी जी ने कितनी प्यारी लाइन लिखी है, देखिए कितनी प्यारी लाइन है। पढ़िए आप लोग भी इस लाइन को। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो प्लेटूज होते हैं, पठार जो होते हैं, पठार मतलब थोड़ी सी ऊंची उठी हुई भूमि, उसको पठार बोला जाता है। ठीक है, पठार मतलब थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जो सपाट भूमि होती है ना, उसको पठार बोलते हैं। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल्स, पठारों के ऊपर में बहुत सारे फॉल्स बनते हैं, बहुत सारे जो है आपके वाटरफॉल झरने बनते हैं। तो विक्टोरिया फॉल आपको जाम्बेजी रिवर के अंदर में मिलेगा, अफ्रीका में, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स। हुंड्रू फॉल्स जो है हमारे भारत में है, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में है, रांची में, छोटा नागपुर पठार के अंदर में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। जोग फॉल्स,
ठीक है, ये शरावती नदी के अंदर में है, कर्नाटक के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, और नोहकली काई जो फॉल्स है आप लोगों का, ये 340 मीटर जो है ऊंचा झरना, ये चेरापूंजी जो पठार है, जिसको मेघालय का पठार भी बोला जाता है, वहां मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चेरापूंजी पठार मेघालय के अंदर में। ठीक है, चलिए, चेरापूंजी का पठार, मेघालय का पठार एक ही बात है, और वहां पर मैं आप लोगों को नोहकली काई जलप्रपात मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात का है, विक्टोरिया फॉल, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है विक्टोरिया फॉल। ये आपको अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है, जाम्बेजी नदी में। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का हुंड्रू जलप्रपात कहां पर में है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर में है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन बना दीजिए, हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कौन से पठार में, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जितना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर में हर एक चीज आपके लिए करेंगे। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा अपना अपना भी यहाँ पर में योगदान देता रहे। ठीक है, शरावती नदी के ऊपर में है जोग जलप्रपात, ठीक है, पश्चिमी घाट के अंदर में, चेरापूंजी मेघालय के अंदर में है। ठीक है, नाहकली काई जलप्रपात आप लोगों का मेघालय के अंदर में। ठीक है, चेरापूंजी पठार में है, मेघालय के पठार में। नाउ अब जो है फ्रेंड्स, एक सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आप लोगों का जो है न्यू एनसीईआरटी के अंदर में आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है, जो बच्चा करके जाएगा उसका फायदा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए ना माइंड लगता है। एक सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या होती है, केवल ग्रामीण होती है वो, व्यापार का अभाव होता है, शहरी योजना और प्रशासन, लैक ऑफ एनी रिटर्न रिकॉर्ड। आप एक सभ्यता में रहते हो, अभी हमारी मानव सभ्यता है, क्या वहां पर में मान लीजिए लैक ऑफ एनी रिटर्न रिकॉर्ड, तो क्या वो सभ्यता मानी जाएंगे? हमारे जो पूर्वज थे नंगू पुंगू इधर उधर घूमते थे, कोई उनको लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो क्या हमने उसको सभ्यता बोला? नहीं। ठीक है, तो लैक ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ओनली शब्द के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना है। 99% टाइम जो है वो गलत होता है, लेकिन 1% टाइम सही भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से। क्या वो केवल ग्रामीण इलाकों में रहते थे? नहीं, कोई सभ्यता ऐसी नहीं है कि कोई ग्रामीण, हो सकता है ग्रामीण और शहरी दोनों में रहती हो, लेकिन केवल ग्रामीण में रहती हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ ट्रेड, भाई देखो कोई ऐसी सभ्यता है, जो सभ्यता मतलब ऐसे लोगों का पूरा एक कल्चर, लोग एक जगह पे बसे हुए आपस में व्यापार कर रहे हैं, आपस में जो है उनका कल्चरल लेन देन है उन लोगों का। ठीक है, तो व्यापार तो उनमें होगा ही। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ व्यापार, व्यापार का अभाव, ये भी बोलना गलत है। अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक विशेषता होती है कि उसमें गांव तो होंगे ही, लेकिन साथ में अर्बन प्लानिंग भी होती है उनकी। देखो ओनली शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, ये इसकी खास बात है सी ऑप्शन की। कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि सी ऑप्शन में ओनली नहीं है, इस वजह से सही है ये। अगर वहां पर में ओनली आ जाता तो ये भी गलत हो जाता आप लोगों का। क्यों? क्योंकि शहरी हो सकता है, ग्रामीण सभ्य, ग्रामीण इलाके भी हो वहां पर में, बट शहरी इलाके और प्रशासन होता है सभ्यताओं के अंदर में। अलग अलग जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सारी की जो सारी सभ्यताएं आज तक हम लोगों को मिली है, कहीं ना कहीं उनमें शहरी जो है प्लानिंग अच्छे से होती थी, शहर वहां पर में अच्छे से बसे हुए होते थे। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार सेशन को जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर कर देंगे हर एक ग्रुप में। कल आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, आज का लेक्चर भी अच्छे से देखिए, पहले 3 लेक्चर का 50% क्वेश्चन, और कल वाले लेक्चर के ऊपर में 50% क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 2 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, कि भाई कोई भी सभ्यता के अंदर में शासन और प्रशासन का कोई रूप होता है, जटिल समाज होता है, कई सारी चीजें होती है, नगरीकरण होता है वहां पर में, आपका विभिन्न प्रकार के शिल्प होते हैं, कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाता है। ठीक है, व्यापार होता है वहां पर में, लेखन का कोई रूप होता है, कुछ ना कुछ लिखावट की शैली उनके पास में होती है, जीवन और विश्व के बारे में, संस्कृति पर विचार करते हैं, कला साहित्य, ये सारी चीजें उनके पास में होती है, तभी तो उसको सभ्यता बोलेंगे। नहीं तो नंगू पुंगू तो हम लोग जंगल में पहले से भी घूम रहे थे, मतलब अपन लोग नहीं घूम रहे थे, हमारे पूर्वज लोग घूम रहे थे, तो बोलेंगे सर अपन लोग कब घूम रहे थे? निम्नलिखित में से हड़प्पा शहरों का उनके आधुनिक राज्यों के साथ मिलान करें। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहर की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उनके बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगान, धोलावीरा, आपको जो है ना जो पहला है उसको पहले के साथ में लगाना है। हड़प्पा कहां पर में मिलेगा आपको, मोहनजोदारो कहां पर में मिलेगा, कालीबंगान, धोलावीरा। मेरे को एक चीज यहाँ पर समझ में आती है फ्रेंड्स की, यहाँ पर में देखिए जो मोहनजोदारो है ये आज के पाकिस्तान में है आप लोगों का। ठीक है, हड़प्पा भी जो है आज के पाकिस्तान में, ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिए। कालीबंगान जो है ये इंडिया में है, इंडिया के इंडिया के राजस्थान के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, इंडिया के राजस्थान में। धोलावीरा इंडिया में है और इंडिया के गुजरात में है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। तो धोलावीरा गुजरात में है, राष्ट्र में गुजरात एक ही जगह पे दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तीसरे नंबर वाला राजस्थान में है।
अब बात आती है हड़प्पा और मोहनजोदारो की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। देखो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हमें मिले हैं उनमें से हड़प्पा नाम का जो शहर है ये सबसे पहले मिला था, इसी वजह से इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से करीब 4,500-5,000 साल पहले जो सभ्यता थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी उसको बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो है उसके आसपास में मिली है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये सभ्यता का सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा नाम का जो शहर है फ्रेंड्स वो आप लोगों को कहां पर मिलेगा? पंजाब के अंदर में। अब आप बोलोगे सर कि आपने अभी बताया कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में और अभी आप बोल रहे पंजाब में है। मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको पता है पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था? कितने लोगों को पता है? बंटवारे के पहले पूरा का पूरा पाकिस्तान और भारत एक ही था, अखंड भारत। अब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पंजाब था ना वो बहुत बड़ा था, पंजाब का भी बंटवारा हुआ, आधे से ज्यादा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और छोटा सा हिस्सा पंजाब का भारत के अंदर में आया। आज जो आप पंजाब देखते हो ना वो आजादी के पहले के बड़े पंजाब का एक बहुत छोटा भाग है। एक बड़ा वाला पंजाब पाकिस्तान के पास में, आज भी उनके पास में पंजाब प्रांत है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पंजाब प्रांत के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पंजाब प्रांत के अंदर में पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है वहां पर में आप हम लोगों ने जब हम राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जब हम गाते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है राष्ट्रगान के अंदर में हमारे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध भी आता है उसमें। तो सिंध भी एक प्रांत है अखंड भारत में, वो भारत का ही पार्ट था बट अब पाकिस्तान का पार्ट बन गया है। तो मोहनजोदारो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगान राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में। भाई ये हाई लेवल क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने परिवार वालों को जो है बेहतर जीवन देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है ये सेशन, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए जिसके अंदर में हम लोग जो है बच्चों से ये पूछ ले कि धोलावीरा कहाँ पर में है, कालीबंगान कहाँ पर में, ये क्वेश्चन वन लाइनर भी बन जाता है, ठीक है। मुबस्सिर आलम जी देखिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ बोला है कि ये 4 दिए हैं, कौन कौन से इलाकों में है वो बताना है आपने। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान के साइड वाले पंजाब में। मोहनजोदारो कहाँ है? सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे सिंध आना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगान कहाँ पर में है? तो कालीबंगान नाम का जो शहर है हड़प्पा सभ्यता का शहर, वो राजस्थान में है, इंडिया के। धोलावीरा कहाँ पर में? धोलावीरा नाम का शहर ये आप लोगों को मिलेगा गुजरात में, इंडिया के गुजरात में। तो ये ऐसी जोड़ी जो सही जोड़ी लगी है वो लगानी थी आपने शुरुआत से आखिरी तक, ठीक है। पंजाब, सिंध, राजस्थान, मराठा, नहीं वो राजस्थान का नाम नहीं आया ना उसमें, चलिए कोई नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। अब देखिए ये एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है आप लोगों का, और देख लेते हैं आप लोगों का, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पर में है? जोड़ी लगाइए। हड़प्पा कहाँ पर में है? कालीबंगान कहाँ पर में? मोहनजोदारो कहाँ पर में? कालीबंगान कहाँ पर में है? राखीगढ़ी कहाँ पर में है? ये एनसीईआरटी का आप लोगों का है। बस आप मुझे बताओ, चलो मैं इसको ए बी सी डी ई नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो एटलीस्ट कोशिश तो करो, कोशिश करो। देखो क्या आप हार मारने वाले लोग हो? क्या आप लोग जो है डर के भाग जाने वाले लोग हो? नहीं। धोलावीरा कहाँ है? हमने क्या देखा था? धोलावीरा गुजरात के अंदर में, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने धोलावीरा गुजरात में, बस इतना याद रखना है आपने। तो ए की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी। चलो अब लगाते जाओ आप लोग, ऐसे ऐसे ही। बी की जोड़ी किसके साथ लगेंगी जल्दी बता देंगे आप लोग, ठीक है। ये सर याद हो गया, ये चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छा है, कोशिश की आपने, आपको याद हो गया। ऐसे ही तो करना होता है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए हड़प्पा जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर में है। मोहनजोदारो अभी हमने कहां पर में देखा था? सिंध प्रांत में है, ठीक है। तो बी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ में लगेगा, ठीक है। सी का हमने देखा था कालीबंगान राजस्थान के अंदर में है, ये हम लोगों ने देखा था, तो सी की जोड़ी 5 के साथ लगेंगी। डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगेंगी। ए की बच गया राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आप लोगों का हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी ई की जोड़ी लगेगी 4 के साथ। कितने लोगों ने सही किया? ये हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार, समझ में आ गया। और आप लोग अगर चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को फ्रेंड्स याद करवा दी जाए सारी की सारी चीजें, आपका डेवलपमेंट हो, तो मुझे बता देना कमेंट के अंदर में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। नाउ सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए ये एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों को आंसर करना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता
सिंधु घाटी और सरस्वती नदी, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में ये सभ्यता जनरली बसी हुई थी। ठीक है, तो ये खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? ठीक है, जो मेन कारण जो बताया गया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर में, वो आप लोगों ने ध्यान देना है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी आप लोगों को फ्रेंड इन्वेजन का यहां पर में प्रमाण नहीं मिलता कि बाहर के लोगों ने आकर जो है इन पर हमला कर दिया, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, कोई इन्वेजन का, वॉरफेयर का, लड़ाई का प्रमाण आप लोगों को नहीं मिलता। कि व्यापार में कमी आ गई, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भाई ये लोग जो है गरीब हो गए थे इसी वजह से। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ओवर पॉपुलेशन हो गई थी, उन लोग बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। ठीक है, कोरोना उस समय आया तो घर में लोग रहने लगे, तो बैठे बैठे क्या करे वाला, मतलब उनको और जनसंख्या में वृद्धि हो गई ऐसा, बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे, 10-10 बच्चे लेकर घूम रहे, ऐसा भी वाला कोई काम नहीं था उन लोगों का। ठीक है, मेन क्या था? मेन जो है फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज, जिसके वजह से कई जगह पे बाढ़ आई, कई जगह के ऊपर में नदियां सूख गई, इस तरीके की जो चीजें हुई थी उस वजह से हुआ। मेन कारण ये बताया जाता है। तो रिलेटिवली ये पीसफुल सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी, कोई लड़ाई उड़ाई झगड़े वाले सबूत नहीं मिलते। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्या हुआ कि ये उधर साइड का जो एरिया था, जो वो लोग रहते थे, वहां पर में रहने लायक स्थिति नहीं रह गई, तो वो लोग इधर उधर चले गए, आसपास के इलाकों में फैल गए वो लोग। ठीक है, और वो सभ्यता नष्ट हो गई। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी क्लाइमेट चेंज, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को लगता है कि जनसंख्या जो है बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, मैं आप लोगों को कल की एक न्यूज बता दूं। रशिया के अंदर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कल की न्यूज है, ठीक है, वहां पर में एक मंत्रालय बनाया गया है, पॉपुलेशन मंत्रालय, सेक्स मंत्रालय बनाया गया है वहां पर में। उनमें बोला गया है कि जो लोग, ठीक है, आप लोग जो है बच्चों को जन्म दीजिए। अगर आप लोगों को काम से छुट्टी लेकर भी बच्चे पैदा करना पड़े तो आप छुट्टी लीजिए, लेकिन बच्चे पैदा करना है आप लोगों ने, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम हुई है। अभी कल जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, ठीक है, जो एक उन्होंने समय लिया था, ठीक है, 3.5 लाख जो बच्चे पैदा हुए थे पिछले साल में, उस टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसके मुकाबले में 16,000 कम बच्चे पैदा हुए इस साल, पिछले साल के मुकाबले में। तो उन लोगों के अंदर में ये चिंता हो गई कि अब भाई उनके पास में जनसंख्या की कमी हो जाएगी आगे जाकर। ठीक है, तो लोग हो नहीं रहे हैं वहां पर में बच्चे। ओके, तो ये कल की न्यूज है कि भाई यहाँ पर में हुआ। मैं बोला यार इंडिया के अंदर में इस तरीके से करा जाएगा तो फिर कैसे, वो तो ये हो जाएगा। आरडी बोल रहे हैं नॉट अ गुड डिसीजन सर ये। भाई वहां जाके देखो, उनके हिसाब से वो गुड डिसीजन है, उन लोगों के पास में बच्चे ही नहीं है, आगे की उनका क्या होगा? तो ये ओवर पॉपुलेशन जो देखकर लोग समझते हैं ना कि आंसर सही होगा, हमेशा ये चीज वो नहीं होती कि उसकी वजह से दिक्कत ही हो रही हो। चलिए, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार पर पाया जाता है? जल्दी बताइए आप लोग। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। बच्चों की बाढ़ आ जाएंगी सर, हम चले जाते हैं रशिया। हाँ साक्षी दिवाकर जी, बिल्कुल चले जाइए वहां पर। बस एक चीज याद रखना, वहां यूक्रेन वगैरह का युद्ध भी हो रहा है, पता चले एक आध मिसाइल आके गिर जाए टपाक करके। दोनों ही करा रहे ऋषि गुप्ता जी, दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का, ये 2016 में आया था हुंडूर जलप्रपात कहाँ पर में, छोटा नागपुर का जो पठार है भारत में, वहां पर में। अच्छा, कौन सी रिवर है ये भी आप लोगों को बताना है, रिवर का नाम। ठीक है, तो ये रिवर जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में ये है आप लोगों का। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो सुवर्ण रेखा जो रिवर है उसके ऊपर में है छोटा नागपुर पठार पे हुंडरू जलप्रपात, रांची झारखंड के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हुंडरू जल, अरे यार, टीचिंग परीक्षा की टीम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है, ठीक है, कि मेरे बच्चे लोगों के लिए तो मतलब, देखिए क्वेश्चन पहले से तैयार था। बताइए अभी यहाँ पर मैं, अब देखते हैं 100% आंसर आना चाहिए अभी, और यहाँ 1,000 लाइक्स भी कंप्लीट हो जाने चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। हुंडरू जलप्रपात कौन से वाले, अच्छा चलो इस क्वेश्चन के साथ में ये भी बता दो कौन से वाले पठार पर है, कौन से राज्य में है, और कौन से नदी पर है, ये तो आप लोग मुझे बताओगे। के शिवी सिंह राजपूत जी, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में है। दूसरी चीज, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हुंडरू जलप्रपात आपका छोटा नागपुर का जो पठार है फ्रेंड्स, वहां पर में लोकेटेड है। अगर राज्य पूछ लिया जाए, ठीक है, आप लोगों का स्टेट पूछ लिया जाए, तो प्लीज इसमें याद रखना है आप लोगों ने
ठीक है, स्टेट के मामले में ये झारखंड के अंदर में है, झारखंड में, झारखंड। कोई है झारखंड से? अगर कोई झारखंड से तो हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर में। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात। देखिए बिहार पुलिस एसआई में आया हुआ है, ओ डबल एस सी के अंदर में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस में आया है, कर्नाटक पुलिस के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जोग जलप्रपात, ठीक है, कौन से नदी के ऊपर में है, और राज्य का नाम भी आप लोग बता देंगे। ठीक है, राज्य का न्यू एनसीईआरटी में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। केवल हम लोग जो है फ्रेंड्स 29 लाइक दूर है 1000 से, जल्दी से वो भी करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं महानदी, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, तो शरावती नदी पर है ये, और कौन से राज्य के अंदर में है, तो राज्य का नाम आ जाएगा आप लोगों का कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कौन से वाली पहाड़ी श्रृंखला में है? देखो जोग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स यहाँ कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर में? ठीक है, ये यहाँ पर में कर्नाटक है, आपको पता है यहाँ पर में कर्नाटक है। कर्नाटक का जो ये वाला हिस्सा है इधर में पश्चिमी घाट के पूरा पहाड़ी क्षेत्र है इधर में, तो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा जोग जलप्रपात पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट के अंदर में मिलता है आपको। तो आंसर शरावती नदी, यहाँ से शरावती नदी बहती है, वहां पर में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नोहलीकाई जलप्रपात कहाँ पर में है? नोहलीकाई जलप्रपात कौन से राज्य के अंदर में है और कौन से वाले पठार पर है, ये भी बता देंगे आप लोग। केवल 4 लाइक्स दूर है अभी हम लोग यहाँ पर में, हर बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नोखलीकाई जलप्रपात की, तो नोखलीकाई जलप्रपात आप लोगों को मेघालय में मिलेगा। ठीक है, चेरापूंजी का पठार या फिर मेघालय पठार इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि नोखलीकाई जलप्रपात आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चेरापूंजी के पठार पर। चेरापूंजी के पठार को ही मेघालय का पठार भी बोला जाता है, मेघालय का पठार। तो चेरापूंजी के पठार को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नाउ और भी एक दो क्वेश्चन और है, इसके ऊपर में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। ब्लैंक महाद्वीप में विक्टोरिया फॉल्स स्थित है। विक्टोरिया फॉल्स कौन से महाद्वीप में स्थित है, चलिए बताइए। चलिए 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड्स। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार मैं देखना भी चाहूंगा कि कौन है लॉयल बच्चे यहाँ पर में जो अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप लोग हाथ भी ऊपर कर देंगे। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से विक्टोरिया महाद्वीप, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर में है, तो विक्टोरिया फॉल्स उस महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये है आप लोगों का अफ्रीका के अंदर में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में। बहुत बढ़िया, मैं नाम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगान कहाँ पर में स्थित है बताइए, कालीबंगान। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ये कौन से राज्य में स्थित है ये बता देंगे आप लोग। कालीबंगान, ठीक है, ये स्थित है आप लोगों का राजस्थान के अंदर में, राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये इस पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान के अंदर में। प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? एसएसटी एमटीएस के अंदर में, एचपीटीजीटी के अंदर में। ठीक है, आप लोगों का पूछा गया है क्वेश्चन, आगे में आने की संभावना है। और कल टेस्ट है, कितने लोगों को पता है? कल आप लोगों की टेस्ट है, कल का लेक्चर पूरा देखना है, ये 3 लेक्चर को भी रिवाइज करके आना है। कल तक क्या करिए, पहला लेक्चर पूरा का पूरा डबल स्पीड में, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर भी रिवाइज कर लेना आप लोगों ने, तीनों लेक्चर रिवाइज करो। ठीक है, उसमें से 50% क्वेश्चन आएंगे, और कल आएंगे, कल के लेक्चर से आएंगे 50% क्वेश्चन। तो ऐसा करके आप लोगों को जो है टॉप करना है, और जो टॉप, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रेंड्स, टॉप 50 स्टूडेंट्स, उनमें से जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, टॉप 10 स्टूडेंट्स, उन लोगों को, ठीक है, आपका जो है फ्रेंड्स हर स्टूडेंट्स को जो है 100 रुपीज का जो है एक अमेजोन वाउचर मिलेगा, और साथ ही साथ 350 रुपए की जो 2.5 लाख क्वेश्चन वाली जो हमारी एक जो है श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें 2.5 लाख क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट सीरीज, उसका जो है फ्रेंड्स एक्सेस आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि आप लोगों की 699 रुपीज की जो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और जो 40 बच्चे यहाँ पर में, मतलब 11 से लेकर 50 तक के जो बच्चे रहेंगे, उन लोगों को ये चीज मिलेंगी, ये एक्सेस मिलेगा 699 रुपीज का। ठीक है, तो टॉप 10 को 100 रुपीज भी मिलेंगे, साथ में ये भी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, 2.5 लाख क्वेश्चन उसके अंदर में मौजूद है, पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग एग्जाम से उन सबके क्वेश्चन मौजूद है उसमें। और यहाँ पर में जो 11 से लेकर 50 तक के बच्चे रहेंगे, उन लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो कल अच्छे से पढ़कर आइए, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, वो कर लेगा, ठीक है, मेहनत। और उससे भी बड़ी चीज, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, जो है हजारों रुपए की जॉब लग जाएंगी आपकी।
धोलावीरा किस शहर में स्थित है? तो धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थल स्थित है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंडस जो रिवर है उसके किनारे पर है, पाकिस्तान के अंदर में, जिसको सिंधु नदी भी आप लोग कहते हो, उसके अंदर में सिंध प्रांत में लोकेटेड है ये, सिंध प्रांत में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रियंका वर्षिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, कौन सा हड़प्पा शहर अपनी विशाल जलाशय प्रणाली के लिए जाना जाता है? अब मैं आपको बता दूं, जलाशय प्रणाली मतलब क्या। जलाशय प्रणाली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वहां पर में वो बारिश जब होती थी, ठीक है, तो उस पानी को वो लोग जमा करके रखते थे। ठीक है, पानी को जमा करके रखते थे, और जब पानी नहीं होता था तो तब यूज करते थे। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, लार्ज रिजर्वायर सिस्टम, ये यूपीएससी में भी आया था इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा वाला जाना जाता था? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो क्वेश्चन दिखा सके तो वो भी दिखा दीजिए। थैंक यू प्रियंका जी। ठीक है, तो लार्ज रिजर्वायर या वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल जो है उसके संग्रहण के लिए जाना जाता था, वो है आप लोगों का फ्रेंड्स धोलावीरा। कौन से शहर में, कौन से राज्य में धोलावीरा, जल्दी बता देंगे आप लोग? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी। कल आपका बिल्कुल 5 बजे पहले क्लास होंगी और क्लास के तुरंत बाद टेस्ट होंगी। जो बच्चा लाइव देखेगा उसी को मिलेगा टेस्ट देने का मौका। ठीक है, तो कल की क्लास पूरी लाइव देखनी है आप लोगों ने, 5 बजे डॉट। ठीक है, तो धोलावीरा जो है फ्रेंड्स ये गुजरात में है, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, धोलावीरा। मोहनजोदारो में लोग ईंटों से बनाए गए कुओं से पानी निकाला करते थे। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते थे। धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, वहां पर में 73 मीटर लंबा बड़ा जलाशय मिला है। वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन फेमस था? धोलावीरा फेमस था, ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात का धोलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, अब देखिए बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट सिटीज सीन टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट। ऐसा लगता है उन शहरों को देखकर कि शहर किलेबंद होते थे, मतलब किलेबंद, किला बनाया जाता था उनके आसपास में, किलेबंद शहर होते थे, और ये किलेबंद शहर जो है 2 भागों में विभाजित होते थे। बताइए कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पर में सही होगा? किलेबंद होते थे ये बोल रही है, और 2 पार्ट में विभाजित होते थे। हड़प्पन सील्स वर प्राइमरीली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। हड़प्पा की जो मुहरें थी वो सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आप लोगों ने कभी मुहर देखी है क्या? मुहरे, मुहर, वो ठप्पा होता है, ठपाक करके ठप्पा लगाया जाता है। तो ठप्पा सजाने के लिए लगाया जाता है या वो ऑथेंटिसिटी के लिए लगाया जाता है? एक बार प्लीज टीम टीचिंग परीक्षा का ऑथेंटिसिटी वाला जो सील है हमारे पास में वो दिखा दिया जाए एक बार स्क्रीन के ऊपर में, इफ पॉसिबल। ठीक है, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। ठीक है, वो ठप्पा लगाया जाता है ना, ये देखिए क्या बात है, पास टीम देखिए हमारी टीचिंग परीक्षा की। ठीक है, तो ओरिजिनल, ऑथेंटिक, तो ये इस तरीके से जो ठप्पा लगाया जाता है आप लोगों ने कई बार देखा होगा पेपर के ऊपर में, जैसे अभी स्क्रीन पे लगाया आपके। तो ये जो ठप्पा लगाया जाता था केवल सजावट की चीज नहीं होती थी, वो ऑथेंटिसिटी के लिए। आज भी आप जाते हो किसी अधिकारी के पास में ठप्पा लगा के देता है, बैंक में जाते हो ठप्पा लगाते, तो ये सजावट की चीज नहीं थी, वो ऑथेंटिसिटी का सिंबल होता था वो, कि भाई वो चीज जो है वो आपकी ओरिजिनल है। ठीक है, तो वो सील मतलब ओरिजिनलिटी का सिंबल होता था वो। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बोला है ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में आपको एक महान स्नानागार मिला है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पेड कोर्स के अंदर में मोहनजोदारो का महान स्नानागार हमने एनिमेशन के तौर पर दिखाया है, अगर वो दिखा सके हम यहाँ पर में। ठीक है, तो मोहनजोदारो का महान स्नानागार से पता चलता है कि पानी का धार्मिक अनुष्ठानिक महत्व था। मतलब वो लोग जो है वो जब भी कोई धार्मिक महोत्सव वगैरह होता था वहां नहाने जाते होंगे वो लोग, उसमें डुबकी लगाते होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ग्रेट बात उन्होंने बनाया था। ठीक है, मोहनजोदारो में एक स्विमिंग पूल टाइप का बनाया था। ऐसा मानते हम लोग कि शायद हो सकता है वो लोग उस समय में नहाने वहां जाते होंगे। ठीक है, चलो, टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट फास्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद शबीर जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ज्यादातर जो सिटीज थी वो 2 पार्ट में विभाजित हुआ करती थी। एक होता था अपर टाउन, ठीक है, ऊपरी नगर, और एक होता था निचला नगर। अपर टाउन जो होता था उसको सीटाडेल बोलते थे, सीटाडेल। ठीक है, सीटाडेल, हिंदी में इसको दुर्ग या फिर गढ़ भी बोला गया है कई जगह पे, गढ़। ठीक है, और जो निचला नगर होता था उसको बोलते थे लोअर टाउन, निचला नगर, लोअर टाउन, लोअर टाउन। ठीक है, चलिए लोअर टाउन वो हट गया है, लेकिन याद रख लेना आप लोग, समझ में आ गया ना, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला है उसका क्या ये था आपका, जल्दी बताइए। मोहनजोदारो में जो आप लोगों को मिला है, ठीक है, 12 बाय 7 का था वो, मतलब कि 12 मीटर ऐसे लंबा और 7 मीटर चौड़ा। ठीक है, 12 बाय 7। ठीक है, 12 मीटर चौड़ा, लगभग लगभग की बता रहे, अबाउट लिखा है ना या लगभग, मतलब
तो मोहनजोदारो का जो स्विमिंग पूल मिला है आप लोगों को ग्रेट बात 12/7 का था लगभग लगभग। ठीक है, वाटर प्रूफिंग की गई थी ताकि वो पानी डाले तो सोख ना ले, बिल्कुल अच्छे से पानी इसके अंदर में मौजूद रहे। उसमें से पानी जब निकालना है तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसका महत्व ये है कि भाई जब कोई फंक्शन वगैरह होता होगा तो शायद वहां जाके लोग डुबकी लगाते होंगे। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों के लिए एनिमेशन देखिए। देखिए, टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपके लिए इस प्रकार से कुछ तो भी ये रहता होगा आप लोगों का, जिसमें पानी भरते थे। आज ये इस तरीके से दोनों तरफ से सीढ़ियां थी, इसमें ये वाला पूरा था आपका। एक और एनिमेशन है उसके अंदर में हमारा, जिसके अंदर में हमने पूरा दिखाया। आज तो ये टूट टाट हो गया है बाजू आजू बाजू से पूरा, ठीक है, लेकिन वो कैसा दिखता होगा उस समय में, उसका भी पूरा एक चित्रण मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसको ग्रेड बात, ये मोहनजोदारो में मिला है ग्रेड बात। ग्रेड बात कहाँ मिला है जल्दी से लिख दो आप लोग। टेस्ट कैसे देना है, कल आप लोगों को 5 बजे क्लास अटेंड करनी है पूरी। जैसे ही क्लास खत्म होगी, जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसको मैं पूरा बताऊंगा एक प्रोसीजर, ठीक है, उसके तहत आपको देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही बच्चे वो टेस्ट दे जो एक्चुअल में पढ़कर आए हो, पूरा रिवीजन करके आए हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वो कुछ होता होगा आपका। ठीक है, चलिए। और जो मुहर होती थी, ठीक है, उनके ऊपर में ऐसे जनरली कोई जानवर बना हुआ होता था, और ये ऑथेंटिसिटी के लिए लगाई जाती थी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, पहचान के लिए। हड़प्पा काल के लिए की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया है? एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैड बीन अंडर अनअर्थन एट। बताइए, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और अब मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स, एक पॉइंट आप लोगों को जो है चाहूंगा कि हर कोई बच्चा जो है उसका आंसर अभी करे, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में और भी मैं आपको चीजें करा सकूं। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल व्यवस्था का पता आप लोगों को मिला है धोलावीरा के अंदर में। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। नाउ अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है इसका आंसर कर दे। मैं इसको 1 2 3 4 5 इधर में कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ ABCDE। उल्टा क्यों दिया? पहले मैंने इधर ये दिया था ताकि आप लोगों के आपके माइंड में बस जाए वो ABCDE, रट्टाफिकेशन ना हो, आपको याद हो जाए। ठीक है, नीचे का दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, समझ गए ना आप लोग कौन सा 3 है 2 है? आंसर करते जाइए, यहाँ पर मैं लगाते जाइए जल्दी जल्दी से। पोल की जरूरत नहीं है इसके अंदर में आई थिंक। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली आंसर कमेंट के अंदर में करते रहेंगे। हर एक बच्चा एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब है या नहीं, ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं रहा तो कई सारी चीजें आपसे छूट सकती है, कई सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई सारे जो ट्रिक्स है, टिप्स है, वो आप लोगों से छूट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का आप लोग आंसर लगाते जा रहे हो, इसी तरीके से आंसर जो है लगाते जाइए कि किसका जोड़ी किसके साथ में बनेगी। कमेंट के अंदर में आंसर लगाते जाइए सभी बच्चे, हर बच्चा कमेंट में आंसर करते रहेगा। नाउ ये देखिए, ये वो एनिमेशन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, स्पेशली टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, ये आपका ऐसा इस तरीके से चारों तरफ से दीवारें होंगी शायद उस समय में। ओके, आप देखते जाइए यहाँ पर में इस प्रकार से, ये 7x12 मीटर का ये था। ठीक है, 7x12 बताया ना मैंने, 12 मीटर चौड़ा, 7 बाय, और 3 मीटर गहरा था, 3 मीटर गहरा भी था। एनसीईआरटी से भी एडवांस वाला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इस तरीके से चारों तरफ से आप देख लीजिए, ऐसे रूम बने हुए होंगे चारों तरफ में। ठीक है, यहाँ पर में पानी था, पानी डालने के लिए और पानी निकालने के लिए दोनों प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर में की गई थी, पानी डालने और पानी निकालने के लिए। ये आप देखिए, पानी भरने के लिए कुआं, पानी डालने के लिए, और जब खराब पानी हो जाए तो उसको निकालने की भी व्यवस्था थी। देखिए, ठीक है, ड्रेन, मतलब खराब पानी को बाहर निकालने की भी व्यवस्था थी उसके अंदर में। कितने एडवांस लोग थे ये लोग। ओके, इस प्रकार से ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा ये, मोस्ट प्रोबेबली आप देखिए। ठीक है, इस प्रकार से। अभी तो टूट टाट हो गया है। ठीक है, अभी ऐसा दिखता है। ओके, और जो सील होती है जो वो इस तरीके से लगाई जाती है, वो चौक वैसे आयताकार होती थी उनकी सील, लेकिन एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि ऐसे थप्पा लगाया जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरीके से छप जाता है जो ऑथेंटिक है करके, उसको दिखाने के लिए। चलिए, देखिए, पूरा का पूरा आप लोगों को समझा जी। हाँ बिल्कुल खुशी जी, सारी ही एग्जाम्स में काम आने वाली है ये आप लोगों के, सीटेट से लेकर आप लोगों के, ठीक है, पीजीटी तक। महान स्नानागार कहाँ पर में पाया गया, जल्दी से आंसर करेंगे इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक बार शेयर भी कर दो, जहां भी शेयर कर सकते हैं हर एक बच्चा। ठीक है, तो महान स्नानागार जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मोहनजोदारो में पाया गया है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मोहनजोदारो के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर बिल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। हड़प्पा और मोहनजोदारो
सिंधु नदी के किनारे पर बसाए गए थे, सिंधु नदी के किनारे पर बने थे ये, क्या ये बात सही है? ठीक है, बताएंगे आप लोग। उसके अलावा धोलावीरा जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान में है। भाई ये बात तो आप लोगों ने सही से बताओ, क्या ये आज के राजस्थान में है या कोई और राज्य में? अगर गलत है तो कहाँ है ये भी बताएंगे। कालीबंगान जो है वो अपने एडवांस वाटर स्टोरेज के लिए जाना जाता था, वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर स्टोर सिस्टम के लिए या वाटर मैनेजमेंट के लिए। भाई धोलावीरा पहली बात तो राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। तो जहां जहां दो दिया है उसको काट दो। ठीक है, दो दिया है काट दो। आप लोगों से क्या बोला है हड़प्पा के बारे में, मतलब सही वाला जो स्टेटमेंट वो बताना है ना इसमें। तो दो जहां दिया वो काट दिया हम लोगों ने। कालीबंगान जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए फेमस था, नहीं, कालीबंगान फेमस था, ना कि कालीबंगान नहीं, धोलावीरा फेमस था, कालीबंगान नहीं। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, जहां जहां तीन दिया है उसको भी काट दो। ठीक है, उसके बाद में जो पहला है, हड़प्पा और मोहनजोदारो वर बिल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो है फ्रेंड कैश है, ठीक है, ध्यान से समझिए आप सभी लोग। एक इस पॉइंट के अंदर में कि जो हड़प्पा शहर है आप लोगों का, ये कहाँ पर में बना हुआ था, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। हड़प्पा शहर बना हुआ था रावी नदी के किनारे पर। रावी, रावी नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है वहां पर में। ठीक है, और मोहनजोदारो जो है ये बसा हुआ था मेन जो सिंधु नदी है, मेन सिंधु नदी इंडस रवि नदी जो है उसके किनारे पर। बाकी रावी नदी आगे में जाकर इंडस में ही उसका पानी मिल जाएगा, लेकिन बसा कौन से नदी के किनारे पर है वो आप लोग देख लीजिए इसके अंदर में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आंसर है आप लोगों का फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये क्योंकि ये भी गलत है। ठीक है, ए आंसर नहीं हो सकता इसका, क्योंकि हड़प्पा जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स की जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, चलो। और ये पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इस तरीके से आपको आंसर कराना लगाना। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं द स्टोरी ऑफ, ठीक है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज की कहानी यहाँ मौजूद है। कहां पर में एक कहानी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर में। ठीक है, वो कहानी भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में छांदोग्य उपनिषद जो है, ठीक है, उसके अंदर में ये कहानी दी गई है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर में। ओके, अब देखिए ये कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे चचा का एक लड़का था जिसका नाम था, ठीक है, यहाँ पर में उद्दलक, उद्दलक। ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो उद्दलक जो था। ओके, ऋषि उद्दलक अरुणी ने जो उनका पुत्र था श्वेत केतु, उसको वेदों की पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेजा। ये है श्वेत केतु। ओके, श्वेत केतु ऋषि उद्दलक आरुणी का पुत्र था वो श्वेत केतु। श्वेत केतु जो है वो 12 वर्ष तक क्या किया, उसने पढ़ाई की। ठीक है, अब पढ़ाई किया और पढ़ाई करके आने के बाद में वो बहुत अहंकारी हो गया कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है। कभी कभी अपुन को लगता है कि अपुन, ठीक है, सब कुछ है, ऐसा वो कोई डायलॉग था ना एक मूवी का, वो वाला मूवी का था या वेब सीरीज का, कौन सी वेब सीरीज का था। तो 12 वर्ष बाद आया वो और उसको जो है बहुत अहंकार हो गया था। तो उसके पप्पा जी जो थे उद्दालक, ऋषि उद्दालक, उन्होंने बोला कि एक काम करते इसकी परीक्षा लेते हैं करके, इसका ना, इसका भी भूत निकालते हैं इसका। तो उन्होंने क्या किया, उससे प्रश्न पूछने स्टार्ट किए। किसके ऊपर में प्रश्न पूछे उन्होंने? ब्रह्मा के स्वरूप के ऊपर में, कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है, जो ब्रह्म है उनका स्वरूप कैसा होता है। वो जवाब ही नहीं दे पाया। ठीक है, अहंकारी लड़का। ठीक है, वो नहीं कि वो था, ठीक है, मीम था, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ठीक है, हमें ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। कितने लोगों ने देखा है वो मीम? ठीक है, अगर नहीं देखा तो टीम से प्लीज लगा दिया जाए, अगर वो लगा सकते हो तो, तुमसे ना हो पाएगा वाला मीम का। ठीक है, हाँ, तो 12 वर्ष बाद जब वो वापस आया, फिर भी ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में जब उसे सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दे ही नहीं पाया वो। तो उद्दालक ने फिर उसको समझाया, जो ऋषि उद्दालक थे उसके पप्पा जी, उन्होंने उसको समझाया, देख श्वेत केतु, इधर आ बेटा। ठीक है, ज्यादा उछल मत, तेरे को समझाता मैं क्या बात है। जैसे देख, बरगद का बरगद का जो पेड़ होता है उसके बीज तूने देखे कि कभी?
नहीं देखे ना आप लोगों ने भी, उसने भी नहीं देखे होंगे कभी। तो उसको समझाया था, बरगद के जो बीज होते हैं ना, अगर तुम उसको बरगद के बीज को खोलोगे तो वो खाली रहता अंदर से, बट जब बरगद के बीज को जमीन में बोया जाता है तो पूरा बरगद का पेड़ उग जाता है। भाई जब वो बीज खाली है तो फिर उससे बरगद का पेड़ कैसे बना? ठीक है, वो बात अलग है, उसका साइंटिफिक रीजन कुछ और है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो भाई उसकी जो कवरिंग होती है उसी में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बरगद का पेड़ बीज अंदर से खाली होता है। तो इन्होंने बोला कि बरगद का बीज जैसे अंदर से खाली होता है, फिर भी उसके अंदर में जो है एक पूरा का पूरा बरगद का पेड़ बनने की क्षमता होती है, भावी उसकी जो वृक्ष है उसके अंदर में निहित होता है। उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे कि मिट्टी से अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे उगते हैं, एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, वैसे ही ब्रह्मा सब में व्याप्त है, हर किसी चीज में व्याप्त है, तो उनका कोई स्वरूप बताया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा उन्होंने बरगद के पेड़ के बीज के मदद से, कि जैसे बरगद का पेड़ बीज खाली है, फिर भी उससे बरगद का पूरा पेड़ उग गया, मिट्टी एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के पेड़ उग रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा से ही ये सारी चीजें बनी है। ऐसा उसका बोलना, ऐसा बोलना था किसका? उद्दालक अरुणी ने अपने बेटे, ठीक है, श्वेत केतु को समझाया। तो ये छांदोग्य उपनिषद की कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन था आपका कि भाई श्वेत केतु और, ठीक है, यथार्थ बोध का बीज, यथार्थ बोध बोलो या फिर रियलिटी, सीड ऑफ रियलिटी, मतलब बरगद का बीज जिसका एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बताया कि सीड ऑफ रियलिटी, हर चीज जो है वो किस चीज से बनी है, तो वो छंदों के उपनिषद का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकते हो श्वेत केतु एंड सीड ऑफ रियलिटी। ठीक है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज छांदोग्य उपनिषद में दिया गया। उपनिषद कभी कभी तो समझ में नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं वेद पुराण और उपनिषद पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये समझ में आ गया आप लोगों को पॉइंट भाई? ठीक है, श्वेत केतु और सीड ऑफ रियलिटी की कहानी छांदोग्य उपनिषद के अंदर में दी गई है। कहानी भी सुना दिया आप लोगों को, पढ़ लो। जब भी मिलो तो पैर छू लेना भाई, वो अपन लोग उसी एरा में जा रहे हैं अभी, बैक टू द वेदास वाले में। ठीक है, गुरुकुल। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक झाड़ लगा लेता हूँ यहाँ पर, मैं वो फील भी आएगा मुझे कि मस्त है कि मैं झाड़ के, मतलब ऑनलाइन भी झाड़ लगा लेता हूँ यहाँ पर, मैं एकदम पास में झाड़ की छाया में बैठूंगा, आप लोग जो है पालकी मार के उधर स्क्रीन के सामने बैठ जाना, है ना? मजा आएगा ना, मतलब वही फील आएगा अपने को कि अपन लोग जो पुराने जमाने के वो गुरुकुल वाले सिस्टम में पढ़ रहे हैं करके। चलिए बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। वो वाला जो था ना, वही वाला वही से लिया गया, ऐसा लग रहा है मेरे को ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सर एक क्वेश्चन दोबारा कराएंगे, चलिए ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन करवा देंगे एक बार। टीम प्लीज लगा दीजिएगा ये क्वेश्चन बच्चों के लिए हमारे। जैन टीचिंग इंक्लूड्स अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अपरिग्रह। द अपरिग्रह मीन्स, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? देखो, अहिंसा का मतलब आपको समझता है, अहिंसा का मतलब भाई किसी को मारो पीटो मत। ठीक है, अहिंसा, किसी कीड़े मकोड़े को भी मत मारो। अनेकांतवाद मतलब भाई कोई जो है कोई अनेक है ही नहीं, अनेकांतवाद का मतलब सब एक ही चीज है। ठीक है, बस अलग अलग नाम से जानते हो, हर चीज में एक ही तरीके की आत्मा है। ओके, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के अंदर में, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ठीक है, अनेकांतवाद का मतलब होता है जस्ट वन, ठीक है, नॉट जस्ट वन आस्पेक्ट, कई सारी चीजें हो सकती है। ओके, अनेकांत, अनेकांत एक का मतलब होता है एक चीज, अनेकांत का मतलब होता है अनेक एस्पेक्टिव। जब तक आपको कोई चीज के बारे में पूरा नॉलेज ना हो, तब तक आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये पेन है। मैं अनेकांतवाद का मतलब बताऊंगा आप लोगों को कैसे है। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अनेकांतवाद की एक हाथी वाली फोटो है अवेलेबल, मैं भी हमारे पास में अवेलेबल, मैं वो लगा भी देता हूँ अनेकांतवाद आपको समझाने के लिए। फॉर ब्लाइंड पीपल। चलिए अनेकांतवाद में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, लगा भी दी गई है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लग गई है इमेज, गुड। देखिए फ्रेंड्स, अनेकांतवाद में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि जब तक आपको नॉलेज ना हो तब तक आप ऐसे हो। एक हाथी है,
उसको चार अगर अंधे लोग देखेंगे तो कैसा बोलेंगे? एक एक थे, उन्होंने देखा हाथी की सूंड को पकड़ा तो उन्होंने बोला भाई ये तो बड़ा सा सांप है। ठीक है, एक आदमी थे, एक बाबा जी, उन्होंने बोला अरे भाई ये तो जो है वो एक ट्री है, एक पेड़ है, उनके पैर को पकड़ा हाथी को। ये एक ने उसके कान को पकड़ा, बोला भाई ये तो जो है क्या है आप लोगों का, एक लेदर की चमड़े का कोई पंखा है, लेदर शीट है। उन्होंने एक है, उन्होंने पूंछ को पकड़ लिया हाथी की, बोले, दादाजी पैर मारेंगे, थोड़ा अलग रहो। उन्होंने बोला भाई ये तो जो है ना यहाँ पर में एक जो जो चूहा है, ठीक है, उसकी पूंछ है करके, चूहे की फरी है यहाँ पर, चूहे के बाल है। ओके, उन्होंने पूंछ को पकड़ा था एक, बस। तो इस तरीके से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखने का ये हो सकता है, लोगों का नजरिया हो सकता है, इसको अनेकांतवाद कहा गया है। तो अहिंसा समझ गया आपको, अनेकांतवाद समझ गया कि एक चीज को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। ठीक है, जब इन लोगों को आंखें खुलेंगी या आंखें आ जाएंगी तब इनको समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, ये क्या चीज है, जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे? इसको कोई एक नाम दो आप लोग, इसको एक नाम दो, इसको एक नाम देंगे आप लोग कमेंट के अंदर में। ओके, तो अनेकांतवाद का मतलब होता है एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। अब अपरिग्रह का मतलब क्या होता है ये समझिए आप लोग। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब जो है यहाँ पर में होता है असंग्रह। कोई चीज को जो है वो संग्रह करके मत रखो। ठीक है, दूर रहो चीजों से, और जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी जाती है कि भाई जो चीज चाहिए उतना ही रखो। ठीक है, ओके, जितना खाना चाहिए उतना ही खाना इकट्ठा करो, जितनी जो है कपड़े चाहिए उतने ही कपड़े रखो, जितनी जरूरत की सामान है बस उतना ही रखो, बहुत ज्यादा इकट्ठा करके मत रखो, होर्डिंग। ठीक है, जिसको बोला जाता है वो चीज मत करो कि बहुत सारा आप लोगों ने जो है वो जमा करके रख लिया है, ऐसा मत करो, ये इसका मतलब है इसका बेसिकली। ठीक है, अपरिग्रह मतलब असंग्रह, बहुत सारी चीजों को जमा करके मत रखो। ठीक है, दूसरों के लिए भी छोड़ो। ठीक है, मतलब कपड़े उतने ही रखो जितनों की जरूरत है। ठीक है, खाना उतना ही रखो जितने की जरूरत है, गर्लफ्रेंड्स उतनी ही मतलब हाँ, मतलब ऐसा भी रख सकते हैं ताकि सब मतलब सबके लिए अवेलेबल रहना चाहिए चीजें, ये बोलने का मतलब है इसका। अपरिग्रह, असंग्रह, संग्रह करके मत रखो बहुत ज्यादा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप जो है उसके लालच में फंस जाओगे, बहुत सारी चीजें जमा करके रख लो। तो अपरिग्रह का मतलब अब आप लोग बताइए इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताइए। हिंदी में तो चलो नहीं है, लेकिन बता दो इसका आंसर क्या होगा। समझ गए ना आप लोग, बस मेन चीज ये है, समझ गए ना? ठीक है, इसको मार्कर बोलते हैं नहीं, ये मार्कर है भी, पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्या पता आप लोगों को अभी समझ ना हो, ये बकरी हो। लिटरली जैनिज्म में अनेकांतवाद का ये मतलब है कि जब तक आपको असली ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, परम ज्ञान, तब तक ये बकरी भी हो सकती है। मैं बकरी से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अनेकांतवाद का मतलब ये होता है कि जब तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो जाए किसी को पक्के तौर पर मत बोलो, इसको बोलो ये शायद पेन है। क्योंकि हो सकता है कल जाके जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो और तुमने बहुत तपस्या करी, तब तुम्हारी आंखें खुले, अरे ये तो बकरी थी, बकरी से लिख रहे थे सब। एक्चुअल में इसका यही मतलब होता है अनेकांतवाद का, कि जब तक तुमको पता ना हो, ठीक है, तब तक शायद लगाओ हर चीज पे। इसको स्यादवाद भी बोला जाता है। देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ अनेकांतवाद को जो है ना फ्रेंड। ठीक है, स्यादवाद भी बोला जाता है, स्यादवाद का कंसेप्ट, इसको स्यादवाद भी बोला जाता है। तो हर चीज के आगे शायद लगा दो, शायद ये पेन है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पता ना हो, एक्चुअल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, आप लोग इसको पेन समझ रहे हो सकता है कुछ और चीज निकले। चारवाक संप्रदाय का मानना था कि चारवाक, अरे बढ़िया, ये चारवाक वाले मेरे को बड़े पसंद है। ठीक है, चारवाक संप्रदाय के जो लोग थे, ठीक है, उनका क्या मानना था ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, चलो रिवीजन करने वाले हम लोग फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर के अंदर में, सभी लोग तैयार रहिए एकदम, और सेशन को एक बार शेयर मार दो जल्दी से, ताबड़तोड़। ठीक है, 13 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, केवल 13 लाइक। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। चारवाक दर्शन, देखिए चारवाक लोग जो थे, इन लोगों का क्या मानना है, चारवाक स्कूल का मानना है, ठीक है, इनको लोकायत भी कहा जाता है, कि भाई देखो दुनिया में ना अपन आए हैं, दुनिया में, दुनिया के बाद कुछ भी नहीं है। मस्त पैकी खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, अभिषेक करो,
जो करना है करो, ठीक है। आप लोग, ये मटेरियल चीज है, ये दुनिया है, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगी। लाइफ के बाद कुछ नहीं, मतलब डेथ के बाद कुछ नहीं बचता, तुम विलीन हो जाओगे, ठीक है। कोई नरक स्वर्ग कुछ नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है। ये केवल दुनिया ही है जो सार्थक है। दुनिया में एक बार आप मर गए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर दैट। लाइफ के उसके बाद में कोई जिंदगी नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या था उसका मतलब आप लोगों ने, ठीक है, 4 दिन की जिंदगी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। 4 दिन की जिंदगी है, जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। चार्वाक दर्शन से आया होगा, ऐसा ही समझ लीजिए आप लोग। तो चार्वाक दर्शन वाले लोग क्या बोलते हैं कि भाई, ठीक है, इसको लोकायत भी बोला जाता है चार्वाक दर्शन को। मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, मटेरियल थिंग जो है बस वही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नो लाइफ आफ्टर डेथ, जिंदगी उसके बाद में कोई जिंदगी नहीं है। मस्त दर्शन है ना, ठीक है, कि भाई टेंशन ही नहीं है कि जिंदगी के बाद में क्या होगा करके। ओके, तो उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत है, और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की, ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति, ठीक है। मतलब जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बाद में जो है फ्रेंड्स उसी को और आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। चार्वाक दर्शन से ही वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेरित थे, ठीक है। बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा, which is generally translated as non-violence, but originally means non-hurting और non-injuring, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर में, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं जो बुद्धा का मैंने अभी आपको बताया ना, इसके ऊपर में भी कल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को बहुत सारे, और कल ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज कहाँ से लिया गया है, जल्दी बताइए आप लोग। टीचिंग परीक्षा के टीम के लोग भी हंसते होंगे साइड में, पता नहीं यार, हंसते हो गए रे तुम लोग। फैज, तबा, सुबिया, तहरीम, सचिन, ठीक है। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज जो है फ्रेंड्स, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये तुम्हारे चचा का लड़का जो था श्वेत केतु, ये कितने साल तक आश्रम में रहा था, जल्दी से बताओ यहां से देखकर, कितने साल तक आश्रम में रहा था, कितने साल तक आश्रम में रहा था वो, बताइए। तो 12 साल तक वो आश्रम में था, फिर भी कुछ नहीं सीखा उसने, दानी सर की क्लास नहीं किया था ना उसने, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक शासन प्रणाली में कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, पिछले लेक्चर का रिवीजन क्वेश्चन, कि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, देखो कानून बनाने का काम जो है, बनाने का काम, ठीक है, वो है विधायिका का, लेकिन उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने, कार्यपालिका का काम है, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसको। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, जल्दी बताइए आप लोग, फास्ट। पोल की जरूरत नहीं है अभी इसके अंदर में, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और हर एक बच्चा चेक कर लेगा कि क्या उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में सेशन को लाइक कर दिया है या नहीं, एक बार चेक जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य या चाणक्य थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य, 2300 साल पहले उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये लिखा था, ठीक है। 2300 साल पहले कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंडर विच कंडीशन डज एन एवलांश मोस्ट कॉमनली ऑकर, हिम धाव कब होता है, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो के नीचे में आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, और आप लोगों का जो आप लोगों को जहां पीडीएफ वगैरह मिलती है, इस पीडीएफ के अंदर में भी वो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, जहां पर में चारों लेक्चर रहेंगे आपके, तो उसको प्लीज रिवाइज करना अच्छे से, और बार बार रिवाइज करके देखना उसको, ठीक है। हिम धाव एवलांश कब होता है, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, बर्फ पिघलती है और वो बर्फ गिरती है, बर्फ के गिरने के साथ में जो चट्टान के टुकड़े होते हैं वो भी गिरने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ जब गिरेंगी तो साथ साथ में चट्टान के टुकड़े भी उसके साथ साथ में गिरने लगते हैं, तो बर्फ का पिघलना शुरू होता है, उसके साथ में एवलांश हिमधाव शुरू होता है, बर्फ के टुकड़े और चट्टान के टुकड़े साथ में लेकर गिरते हैं ये। तो एवलांश का मतलब होता है सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक, ठीक है। हिमपात और चट्टानों का टूटकर गिरना, ये हिमधाव या एवलांश या हिमस्खलन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है, जल्दी से बताइए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, सभी लोग आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है, तिब्बत का पठार जो है फ्रेंड दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसको जो है आप लोग दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हो, और 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। 1600 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग,
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो तिब्बत का पठार जो है उसका एवरेज अल्टीट्यूड 4500 मीटर है। इसको जो है दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है ये बता दीजिए आप लोग मुझे जल्दी से, यहां से देखिए और चौड़ाई बताइए कितनी है चौड़ाई। ठीक है, 2500 किलोमीटर की है, जो कि चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस होता है आपका 2500 किलोमीटर। इतना इतना चौड़ा, इतना जो है वो लंबा है, वो सबसे लंबा पठार भी है ये दुनिया का। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थिर है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी जो है वो स्थिर है। ठीक है, जो जल अग्नि वायु से बनी है और यह गोलाकार है। ठीक है, सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। किसके द्वारा कहा गया था, किसने बोला था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक है और गोलाकार है? तुम्हारे चचा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के अंकल आर्यभट्ट जो है उन्होंने ये कहा था। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने कहा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस, जो पृथ्वी का गोला है वो अंतरिक्ष में स्थिर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु से बनी है, गोलाकार है और सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, आज से 1500 साल पहले, मतलब 500 सीई में। ठीक है, प्राचीन भारत में खगोलीय गणनाओं के लिए किस शहर को मध्य रेखा के रूप में माना जाता था? कौन सा शहर था जिसको मध्य रेखा के रूप में मानते थे, प्राइम मेरिडियन के रूप में मानते थे? आज तो ग्रीनविच लाइन को मानते हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि हमारे भारत के उज्जैनी को माना जाता था। रिवीजन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को ताकि आपको याद रहे, 1500 साल पहले कौन थे जो जिन्होंने वहां पर अपना जीवन बिताया? आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ठीक है, चंपकलाल, जेठालाल, कौन था वहां पर? तो वराह मिहिर थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, वराह मिहिर। ठीक है, उज्जैनी में किसने जो है एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टैब्लिश किए थे 1500 साल पहले? वराह मिहिर नाम के एक जो थे व्यक्ति, उन्होंने किए थे, वराह मिहिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में किस वर्ष में यूनेस्को ने वैदिक पाठ शैली, जो वेदों को बोलने की जो शैली है, उसको मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि में शामिल किया? मतलब भाई ये एक ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज है मानवता का, वैदिक पाठ शैली। तो 2008 की बात है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हो एनसीईआरटी में डोंट मिस आउट में दिया हुआ है और हमने भी मिस आउट नहीं किया, इसको आप लोगों के लिए लेकर आ गए। नेक्स्ट, मानचित्र विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला क्या कहलाता है? कोई ऐसा मानचित्र जो कोई एक खास जानकारी पर ध्यान दिलाता है, हमारी केवल एक खास जानकारी के ऊपर में ही फोकस करता है, वो बताइए उस मानचित्र को क्या कहा जाता है? यदि कोई एक ऐसा मानचित्र हो जो केवल एक खास जानकारी, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ ज्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ कम होती है, ठीक है, या फिर मोबाइल नेटवर्क कहाँ पे में ज्यादा है, कहाँ पर में कम है, मोबाइल के यूजर कहाँ है, कहाँ पर में पेड़ ज्यादा है, कहाँ कम है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, उसको थीमेटिक मैप, विषयगत मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, थीमेटिक मैप कहते हैं उसको। ठीक है, थीमेटिक मैप स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है आपको। ओके, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लेक्चर था। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो 1, 2, 3 और 4, ये 3 लेक्चर जो है फ्रेंड्स हमारे आज कंप्लीट हुए। ये तीनों लेक्चर की रिवीजन अच्छे से करिए आप लोग। कहाँ मिलेंगे आपको ये लेक्चर? यूट्यूब के ऊपर में मिल जाएंगे आप लोगों को। इसकी पीडीएफ आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगा आपको? गूगल प्ले स्टोर पे, नीचे में लिंक भी दी गई है, उस पर भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कल चौथा लेक्चर है, कल लेक्चर होगा और लेक्चर के तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट होंगी। जो बच्चा लाइव आएगा उन्हीं को टेस्ट मिलेंगी, ये याद रखना। तो सभी बच्चों ने लाइव आना है और लाइव भी आप लोग ये सारा चीजें करिए अच्छे से। कल की जो टेस्ट रहेगी उसमें 50% सिलेबस इन 3 चैप्टर में से रहेगा। ठीक है, और चौथा नंबर का जो लेक्चर है आपका उसमें से 50% सिलेबस रहेगा। तो आप लोग जो है इन सारों को अच्छे से करिए। सबसे बड़ा फायदा यह है आप लोगों का फ्रेंड्स कि आपकी पढ़ाई हो जाएगी इसी बहाने, खेल खेल में। आप इतने हजारों बच्चों में कहा आपका रैंक आता है, कितने नंबर का रैंक आता है, एक बार चेक तो करो। और चेक भी ऐसे करो पूरी प्रिपरेशन के साथ में। ठीक है, पढ़ाई हो जाएंगी आप लोगों की और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए टेस्ट, कोई पैसे नहीं ले रहे। कल जाके जब पैसे लेने लगेंगे बाकी लोग, आप लोग फिर तब जाकर सोचोगे कि जब दानी सर करवा रहे थे तो काश पढ़ लिया होता। ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आपको प्रोवाइड कर रहा है। कल हर एक बच्चे ने कल 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, कल पूरा लेक्चर देखना है, खाना वगैरह जो भी बनाना है आपने पहले से बना के रख लेना। टेस्ट देना है आप लोगों ने 100 नंबर की कल पूरी। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा सिस्टम रहने वाला है, ये याद रखिए आप सभी के सभी लोग। ओके, बाकी जो है हम लोग मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। मैं आपको एक बार बता भी दूं कि कैसे आप लोगों को जो है ये आप लोग कर सकते हो। जो भी बच्चे सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई, तो वो क्या कर सकते हैं उनका भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जैसे आप लोग ये लेक्चर है इसके अंदर में अभी आप लोग हो, ठीक है, नीचे में अगर आप लोग आओगे, ठीक है, नीचे में आप लोग आओगे तो नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आपको मिल जाएगा सीटेट दिसंबर क्रैश कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फॉर्म को भर दीजिए, इस फॉर्म को, ये फॉर्म अगर आप भर दोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप वेट नहीं करना चाहते
तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, ये 1 रुपए का कोर्स है, वो भी आप अपने आप से भी ऐड हो सकते हो। बाकी ये फॉर्म भर दोगे तो आपको टीम जो है फटाक से ऐड कर देंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका। और कल मुझे एक बार कमेंट में प्रॉमिस कीजिएगा, कल मैं तभी जो है फ्रेंड्स और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा, पूरी टीम मेहनत कर पाएंगी, अगर आज आप कमेंट के अंदर में प्रॉमिस करोगे कि सर कल एग्जैक्ट 5 बजे आ जाएंगे, जैसी सेशन स्टार्ट होगा सारे के सारे बच्चे मौजूद रहेंगे, जितने बच्चे हैं वो सब के सब बच्चे प्रॉमिस यहाँ पर में कीजिए। प्लेलिस्ट देखिए, टीचिंग परीक्षा की टीम ने डाल दी आप लोगों के लिए, नीचे में प्लेलिस्ट भी डाल दी है, ठीक है। वो प्लेलिस्ट को आप लोग स्टोर करके रख लीजिए, टीचिंग टेलीग्राम के ऊपर में भी डाल देंगे इसको, प्लेलिस्ट को हम लोग, ताकि आप लोग पढ़कर आए, ठीक है, और टेस्ट के अंदर में पार्टिसिपेट करें। टॉप 50 में आने का ट्राई कीजिए आप सभी के सभी, ओके। और इसी बहाने पढ़ाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स प्रॉमिस कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड जी। तो ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स। बाकी जितने भी बच्चे हैं, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो लोग कर लीजिए, वहां पर मैं आपको आज की टेस्ट भी मिल जाएंगी, आज की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और पिछली 3 पीडीएफ, मतलब पिछली 2 पीडीएफ भी मिल जाएंगी आपको। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और कल पढ़कर आइए सारे के सारे लोग, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग हमारे 5 बजे वाले सेशन में, और सेशन के तुरंत बाद टेस्ट होंगी, ठीक है, तुरंत बाद होंगी, इसीलिए बोल रहा हूँ कल 5 बजे आ जाना है, पूरा सेशन अच्छे से देखना है, ओके। थैंक यू, बाय, थैंक यू।